तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 246 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि क्या क्या हुआ था। डी किंग भी अपने सेक्लूजन से बाहर निकल चुका होता है, उसे भी ब्लैक रॉक वाले बंदे के बारे में पता चल चुका होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है एपिसोड में कि बाकी सारे जितने लोग होते हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है, लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे ही एक पावरफुल बैंक सडनली अपीयर नहीं हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा तो एरिया है, लेकिन यहाँ पर गॉड किंग्स बहुत ही रेयर है, इतने कि आप उसको उंगलियों पर गिन सकते हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डी किंग को, जो कि इस चीज़ के बारे में सोच रहा था और फाइनली कहता है कि मुझे जर अपने खुद जाकर लॉर्ड ऑफ ऑरियम्स या फिर लॉर्ड ऑफ 10,000 रेलम से बात करना होगा, उसी से पूछना होगा। अब यही वो बंदा था जिस पे सबका ज़्यादा शक होता है, क्योंकि इसी के पास उतनी ज़्यादा पावर्स होती है। 11 एम्प्रेस भी इसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या पता लॉर्ड ऑफ 10,000 रेलम ही वो बंदा हो जिसने कि डी1 को मारा होगा। प्रीवियसली एम्पर फू ने भी विश्वास कर लिया था कि वो ब्लैक रॉक वाला बंदा लुओ ही है, लेकिन अभी के फिलहाल जो सारी चीज़ें हो चुकी है ना, उससे भी डाउट होने लगी हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सोच लिया। आखिरकार ये बंदा लुओ ही कैसे हो सकता है। लुओ ही को ज़्यादा लंबा अरसा भी गॉड किंग बने हुए नहीं हुआ है। आखिरकार वो इतने जल्दी ही इतनी पावर्स को कैसे गेन कर सकता है कि वो हम सभी 8 एम्प्रेस के साथ के पावर्स को ओवर पावर कर सके, वो भी बिना किसी ट्रेसेस को छोड़े हुए। हम सब तो यहाँ पे कितने ही वर्षों पहले, कितने सेंचुरीज, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। मतलब बताया तो नहीं है, बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उन्हें काफ़ी लंबा अरसा हो चुका होगा ब्रेक थ्रू किए हुए। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है डी किंग को, जो कि बैठे बैठे अपने थॉट को दूसरी जगह भेजता है ताकि वो 10,000 विलम किंगडम्स के बंदे से बात कर सके। और उसकी जो वास्ट थॉट होती है वो उसके पास तक पहुंच जाती है। उसके पास आवाज़ जाती है लॉर्ड ऑफ द नेशन। अब लॉर्ड ऑफ नेशन से भी उधर से मैसेज रिसीव होती है। इन सब के बात करने का अलग तरीका होता है, जैसा कि यूनिवर्स ओशियन मतलब ओरिजिन यूनिवर्स में अपना एक अलग ही सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं था, बल्कि थॉट से बात की जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होती हैं। अब बताया जाता है कि लॉर्ड ऑफ 10,000 रेलम भी वहाँ से निकल पड़ता। फाइनली वो उनके पास पहुँच चुका होता है और वो डी किंग से मिलने के लिए आ गया होता है। डी किंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे वो बंदा क्या था कि मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो अभी भी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसी का सामना कोई तुम्हारा नहीं कर सकता, मतलब कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता है। बताया जाता है कि इस एरा में जो कि अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट चल रहा है, वो दोनों कंप्लीट डॉ को कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं। वो दोनों कंपटीटर्स ही नहीं थे बल्कि कंपेनियंस भी हुआ करते थे। अपना जो डी किंग है और साथ में 10,000 वेलम किंगडम्स का बॉस होता है, वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। ये तो मसला ये था कि डी किंग के पास अच्छे रिसोर्सेज और कंडीशंस मौजूद थे जो कि लॉर्ड ऑफ 10,000 वेलम्स के पास नहीं थे, जिसके कारण सबसे पहले डी किंग गॉड किंग बन चुका था। उसके बाद थोड़े समय बाद लॉर्ड ऑफ 10,000 वेलम भी अपने आप को गॉड किंग में ब्रेक थ्रू करा पाया था। अब यहाँ पे जब वो ब्रेक थ्रू किया तो वो आगे चलकर आउटसाइड वर्ल्ड में भी ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन दोनों के बीच का जो गैप था वो भी बढ़ता गया था। जिसके साथ हमें यहाँ पर डी किंग को दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ 10,000 विलम की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि बाहर की दुनिया में घूमना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन घूमने से तुम्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, तुम्हें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने उस समय तुम्हें बुलाया था अपने साथ बाहर जाके घूमने को, लेकिन तुमने मना कर दिया था। तो लॉर्ड ऑफ ऑल रेलम्स भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ उस वक्त गॉड किंग लेवल तक पहुंचने के बाद ही एक्सप्लोर करने चले गए थे, मतलब गॉड किंग के अपर लेवल के बाद पहुंचने पर तुम चले गए थे, लेकिन उस वक्त तो मैं सिर्फ अल्टीमेट रेलम का ही बंदा था। आखिरकार मैं कैसे जा सकता था, तुम्हारी रेलम्स तो मुझसे भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमें बताया
जाता है कि सच में एक अल्टीमेट लेवल और एक ऑर्डिनरी अल्टीमेट लेवल में काफ़ी बड़ा गैप होता है। और बात करें ऑर्डिनरी अल्टीमेट लेवल तो अबव गॉड किंग लेवल के बारे में बात की जा रही है। अब बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो गॉड किंग के अबव लेवल वाले को तो हरा नहीं सकता है। अल्टीमेट लेवल वाले बंदे अल्टीमेट के ही होते हैं, उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो अपने ऊपर वाले लेवल के बंदों को हरा सके। मुश्किल होगी लेकिन अपना लू फेंग हरा सकता है, उसके पास इतनी पावर हो जाएगी। और बाहर की दुनिया में तो सरवाइव करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब डी किंग भी कहता है कि तुमने तो सही कहा, हम सभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट मतलब ऑरिजिन वर्ल्ड के बनाए हुए बंदे हैं, यहाँ के बनाए हुए सुप्रीम रूल्स हम सबको प्रोटेक्ट किया करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है इन सब की बातों से एक चीज़ कि यहाँ पे जितने भी अंदर ऑरिजिन वर्ल्ड के बंदे होते हैं सिर्फ वही लोग क्लोन्स बना सकते हैं जो ऑरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। जैसे केओटिक वर्ल्ड हो गया, उन सब में जो बंदे होते हैं उन सब की बात करें तो वो लोग क्लोन्स नहीं बना सकते हैं। और यही सब इन सब का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। मान लो कि बाहर की दुनिया में उन सब का क्लोन भेजा हुआ है, वो मारा भी गया, तो यहाँ पे जो उनका क्लोन ऑरिजिन वर्ल्ड में मौजूद है वो जिंदा रहेगा, फिर से अपने आप के रेस्टोरेंट को रिगेन करके फिर से बाहर अपने क्लोन को भेज सकते हैं। और फिर से मारा गया तो फिर से कर सकता है। लेकिन जो बाहर की दुनिया के जितने बंदे हैं उन सब के पास वो क्लोन्स नहीं होती, और यही उन सब का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। लेकिन क्या करे, बाहर के दुनिया के लोग तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ की नेचर ही ऐसी होती है। तो कहा जाए तो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, और ऐसे ही वो दोनों बात करने लगता है। लॉर्ड ऑफ 10,000 विलन फिर से कहता है कि मैंने सुना है कि बाहर की दुनिया में बहुत ही मेजर क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण हमारी ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जो क्लोन है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो डी किंग कहता है कि तुम्हारा कहना गलत नहीं है, ये भी सही है। अगर हमें कोई बाहर में हायर लेवल प्राइमोरियल या फिर ह्यूमन लाइफ फॉर्म से इनकाउंटर हुआ तो हम लोगों के पास थोड़ा सा खतरा हो सकता है कि यहाँ पे वो हमें मार डाले। लेकिन उन सब की पावर्स हमारे सुप्रीम रूल्स के द्वारा कमजोर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम उनके कई सारे अटैक्स विल पावर सबको ब्लॉक तो कर लेंगे, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे अंदर सोल पॉल्यूट हो जाए, हमारे अंदर सोल पॉल्यूशन आ जाए। और एक बार सोल पॉल्यूट हो गया तो हमारे सारे क्लोन्स के सोल पॉल्यूट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि देखो, बाहर में जो क्लोन मार दिया गया वो तो मर गया, लेकिन अगर बाहर वाले बंदे को उस बंदे को मारना होगा तो वो तो उसके रियल बॉडी पे अटैक करेगा ना। अब अटैक करने जाएगा तो आपको पता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर वो सारी अटैक्स की पावर सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मारना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो सारी ह्यूमन ब्लड लाइन की क्रीचर्स अपनी पावर से यूज करके उन सब के सोल को पॉल्यूट कर सकते हैं। और पॉल्यूट हो गया एक बार तो यहाँ पर क्या सकता हो कि अपने आप को री इनकारनेट करने के बावजूद भी वो खुद को ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, या फिर कोई और रास्ते होंगे ही जिसके साथ वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं जो कि थोड़ी मोड़ी बकवासी बातें होती है। जिसके साथ हमें ये लू फेंग के बारे में बताया जाता है। देखो एग्जाम्पल के रूप में लू फेंग की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे लू फेंग जब अल्टीमेट रियलम गॉड किंग की विल पावर्स को पोजेस करता था तो कैसे ड्रीम रियलम में एक आई को देखा होता है, उसकी वजह से लू फेंग के हमने सोल पॉल्यूट को देखा था, उसका थोड़ा सा पॉल्यूट हो गया था उसके सोल, लेकिन वो अपने आप को ओवरकम करके उस पावर से बच गया होता है और कह सकते हैं उससे अपनी एक नई टेक्निक भी बना लिया होता है, और यही सोल पॉल्यूशन होता है। अब लॉर्ड ऑफ 10,000 पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि हाई लेवल प्राइमोरियल लाइफ फॉर्म तो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। लेकिन डी किंग कहता होते तो हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। बताया जाता है कि युवान और जितने बाकी सारे सीनियर्स होते हैं, ओवरलॉर्ड्स की बात हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे सेकंड चैनल पर की वो ओवरलॉर्ड वाली वीडियो देख रखी होगी जिसमें मैंने केओटिक लाइफ फॉर्म्स और ओवरलॉर्ड युवान के बारे में बता रखी है। अब यहाँ पे बताते हैं कि कैसे युवान और बाकी सारे सीनियर्स जो होते हैं मौजूद, जो बाहर की वर्ल्ड में मौजूद हैं, वो कैसे हम लोग वीकलिंग को प्रोटेक्ट किया करते हैं। वो जितने भी पावरफुल हाई लेवल के ह्यूमन ब्लड लाइन की क्रिएचर्स होते हैं उन सबसे फाइट करके उन सबको मार डालते हैं। अब यहाँ पे एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ को इवॉल्व होकर एक हायर लेवल ह्यूमन लाइफ में तब्दील होना है तो उनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और एक हायर लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन के लाइफ फॉर्म से मुलाकात करना ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। अगर हम उससे इनकाउंटर कर लिए तो ये हमारा बैड लकी कहा जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या वैसे भी बहुत कम है, जैसे हमने जाना कुछ सैकड़ों में ही मौजूद हैं। लेकिन अगर फिर भी
तुम उससे उतने बड़े वर्ल्ड में मिल जाते हो तो हमारा क्या ही गलती है, तो अपना बैड लक पे कोस डालो। और यहाँ पे वो भी आगे कहता है कि तुम्हारा कहना सही है लेकिन खतरा तो है, लेकिन डी किंग भी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हमारे एंचेस्टर को देखो, क्या वो इतने लंबे से जिंदा नहीं है, उन्होंने भी तो आउटसाइड वर्ल्ड में घूमना शुरू किया था, और जब तक तुम केयरफुल रहोगे, जहाँ डेंजरस प्लेस में नहीं जाओगे, तब तक तुम बचे रहोगे। हमारे पास क्लोन्स हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को ओरिजिन वर्ल्ड में रिलेटिवली सेफ रख पाते हैं। अब लॉर्ड ऑफ 10,000 वेलम बंदे क्यूरियोसिटी से पूछता है कि मैंने सुना है कि बाहर के जितने भी बंदे उनके पास क्लोन्स नहीं होते हैं। मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको स्किप करते हैं। जिसके साथ बताया जाता है डी किंग को, जो कि फाइनली उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे एम्पर युआन को मारने वाला कौन है। तो वहाँ पे वो भी कहता है कि जो प्रीवियस बैटल हुआ था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, देखने लायक थी। मैंने दूर से वो बैटल देखी थी जहाँ पे मुझे एंडलेस ब्लड रिवर और साथ में 8 फेज फॉर्मेशंस भी दिखाई देती, लेकिन मैं भी उस ब्लैक रॉब बंदे की आइडेंटिटी को नहीं जान पाया हूँ। और वो उससे कहता है कि क्या तुमने सस्पेक्ट तो नहीं किया था कि वो मैं हूँ। अब यहाँ पे डी किंग में स्माइल करते हुए कहता है कि सर ऊपर से देखा जाए तो ऐसी स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हारे पास ही है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे छुप कर फाइट नहीं करते हो। तो मास्टर ऑफ 10,000 वेलम भी हामी भरने लगता है और वो भी कहता है कि मैं भी बस हैरान में हूँ कि आखिरकार ये ब्लैक रॉब बंदा है कौन, आखिरकार इसके पास 8 एम्प्रस की पावर्स को सप्रेस करने जैसी पावर्स कैसे आ गई, यहाँ तक कि वो भी उसको नहीं हरा पाए। अब डी किंग भी कहता है कि अगर ये तुम नहीं हो, ना ही ये डोंगजी है, और डोंगजी वो है जो कि एंचेस्टर है एसजी डोमेन का। तो वो भी कंफ्यूज था कि आखिरकार वो ब्लैक रॉब वाला बंदा हो कैसे सकता है। अब लॉर्ड ऑफ 10,000 विलियम कहता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बनने का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा चलता है। एक केओस रेलम से फर्स्ट से सेकंड लेवल से लेके आखिरकार चल के अल्टीमेट रेलम तक जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोइंग का फेज होता है। लॉजिकली देखा जाए तो उसके ट्रेसेस को फॉलो किया जा सकता है। मतलब जो बंदा केओस रेलम में स्ट्रॉन्ग होता है वो ऑब्वियसली अपने आप को जब ब्रेक थ्रू कराता है तो गॉड किंग में भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो फर्स्ट लेवल में स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा तो उसके पास ज्यादा चांसेस है कि वो बाकी सबसे सेकंड लेवल में स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे वो कहता है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो उस बंदे ने मैटेरियस और रिमेटली ग्रेट डॉट्स दोनों को सीख रखा है और इसके कारण उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपने पावर्स को अच्छे से यूज कर सकता है। और वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार कौन हो सकता है वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि अगर किसी को अपनी नए पाथ को चूज करना है तो उसे इन्फिनाइट स्पेस में जाना होगा, जहाँ पे उसे पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स मिल सकते हैं जो कि उसके लिए सुटेबल हो सकते हैं, जिसके कारण वो अपने पास इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को अनलीज कर सकता है। जैसे इन्फिनाइट डोमेन्स में आपको कई सारे ग्रेट डॉल्स की ओपनिंग पाथ को दिखाई जाती है। अगर बात करें फायर एंचेस्टर्स की जो कि युआन से मिल चुका होता है, उसके द्वारा फेवर किया था, उसने उसको सिखा रखा था कि कैसे तुम्हें आगे कल्टीवेट करना है। और बताया जाता है उसके मन में ख्याल ये भी आता है कि यहाँ पे एक और बंदा है लुओ ही, जो कि केओस रेलम में आते ही अपने पावर्स को केओस रेलम के ट्रांसेंडेंट पावर्स तक ले गया होता है। जब वो गॉड किंग बना होता है तो वो ऑलरेडी गॉड किंग के फर्स्ट लेवल में इनविंसिबल बन चुका था, और जब वो सेकंड लेवल का गॉड किंग बना तो वो आराम से डार्क लॉर्ड डिस्ट्रक्शन रीजन्स के बंदे से आराम से फाइट कर सकता है। यही लूहे के पास पोटेंशियल है किसी मिरेकल को क्रिएट करने के। अब लॉर्ड ऑफ 10,000 वेलम्स का बंदा खुद से ये सोच रहा होता है, वो ये स्पेकुलेशंस लगा रहा होता, मतलब अंदाजा लगाकर सोच रहा होता कि आखिरकार कौन हो सकता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि पूरे के पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट ओरिजिन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे 3 ही बंदे हैं जो कि ऐसा कर सकता है, जिनकी कल्टीवेशन बाकी सबसे बहुत आगे हैं और बाकी सबकी टैलेंट देखी जाए तो इन तीनों से बहुत ज़्यादा कम है। और डी किंग उससे पूछता है कि कौन कौन है, तो वो बंदा बताता है कि और कौन हो सकते हैं, शैडो हेवन हो सकता है या फायर एंचेस्टर हो सकता है या फिर लुओ ही हो सकता है। अब डी किंग भी हंसने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि शैडो हेवन, फायर एंचेस्टर और लुओ ही हो सकता है। अब यहाँ पे अभी भी उन सब के मन में एक ख्याल होता है लुओ ही के बारे में, क्योंकि लुओ ही ने जो कारनामे दिखा रखे अपने सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में रह के वो काबिल तारीफ होती है।
इसके बाद लॉर्ड ऑफ 10,000 कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, उसके पास जिस लेवल की स्ट्रेंथ है वो अपने आप को धीरे धीरे करके और भी रिवील करना शुरू कर देगा, क्योंकि किसी के पास स्ट्रेंथ है तो वो ऐसे ही खाली थोड़ी न बैठेगा, वो जरूर आगे भी और भी बैटल्स करने के लिए जरूर आएगा। और जो ब्लैक रॉक की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसके साथ वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने आइडेंटिटी को रिवील कर पाएगा या फिर कब हम लोग मिलकर उसके असली आइडेंटिटी के बारे में जान पाएंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम और थंडर एंशिएंट किंगडम्स के बारे में, जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की मोस्ट प्रॉस्पेरस मतलब फले फूले हुए जगह को रीजन्स को ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं। साथ में उन्होंने टॉप टायर किंगडम्स जैसे कि टियानमू किंगडम, वांजी किंगडम्स और कई सारे नंबर सेकंड और थर्ड टायर किंगडम्स को भी घेर रखा होता है। बताया जाता है मतलब ये सीन कट करके दिखाया जा रहा होता है कि अभी के फिलहाल जो टेगु डेमन लॉर्ड होता है जिसे कि लू फेंग ने मार डाला होता है, जो कि डेमन पपेट होता है D1 का, उसको मारने के बाद बताया जाता है कि उस बंदे ने भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के कई सारे प्लेसेस को अपने अंदर रखा होता है। ऑब्वियसली उसकी जो केओस लेवल्स की स्टेट्स थी वो सेकेंड रेट किंगडम्स की जैसी मानी जाती है। उसने भी ऑलरेडी कई सारे किंगडम्स, टेंस ऑफ किंगडम्स को एक्चुअली कंट्रोल करके रखा होता है। एक बार ऑब्वियसली उसने 12 किंगडम के टोटल पॉपुलेशन को ही जड़ से उखाड़ डाला था, जिसकी वजह से उसके आसपास के जितने भी बंदे थे, आसपास के किंगडम्स के बंदे थे, वो डर कर भाग चुके थे कि ये बंदा बहुत ज्यादा पागल है, इसके बगल में रहना मतलब मौत को दावत देने की जैसे है। और जबकि D1 मारा जा चुका है और टियागो डेमन लॉर्ड भी डिसअपियर हो गया है, जिसे कि लू फेंग नहीं मारा होता है। तो यहाँ पे जितने भी डजन्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उन सब के लीडर्स जा चुके होते हैं और अभी के फिलहाल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। मतलब इतने बड़े केओस स्टेट्स में कोई भी लीडर मौजूद नहीं है, D1 मारा जा चुका है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। और बताया जाता है टेगु डेमन लॉर्ड के बारे में कि एक्चुअली ये इतना ज्यादा था कि उसने कई सारे 3 सेकंड रेट कंट्रीज और 39 और 13 थर्ड रेट कंट्रीज को कंट्रोल कर रखा था। और टोटल में इसके केओस स्टेट्स की संख्या देखी जाए तो टोटल में 359 थी, जो कि लू फेंग से कहा जाए तो ट्रिपल होती है, जिसके कारण इसके पास इतनी बड़ी स्टेट आ जाती कि ये अपने आप को एक फर्स्ट रेट कंट्री में स्टैब्लिश कर सकता है। अब इतनी बड़ी टेरिटरी है तो यार सबकी नजर तो इस पे पड़ेगी ही, जिसके कारण दिखाया जाता है कि जितने भी 2 मेजर एंशिएंट फोर्सेस होते हैं और 3 मेजर फॉरेन रेसेस होते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक रॉक जो कि अपना लू फेंग है वो इंटरवेंट कर सकता है, उसके बीच में आ सकता है। इनिशियली शुरुआत में तो वो सब पेशेंस होते हैं, मतलब शुरुआत में उनका लीडर खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक हमने सीखा कि हाफ 50 सेंचुरीज जा चुके होते हैं लेकिन अभी तक कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आया होता, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता कि वही ब्लैक रॉक वाला बंदा आके सबको हड़प लेगा या फिर उन सबके बीच में आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उन्हें पता चला कि वो बंदा नहीं आ रहा है, तो सारे लोग आपस में फाइट करने लगे। जिसके साथ हमें युआंग सिटी लॉर्ड मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ था और स्टार टावर में उन्हीं सारे स्पॉल्स को पढ़ रहा होता है जो कि उसे D1 से मिले होते। उसको मारने के बाद उसके साइड ट्रेस को तो अपने लू फेंग ने ही ले लिया होता है, जहाँ पे उसे रेड क्लॉक, एक सूट ऑफ आर्मर, एक बीड, एक पेयर ऑफ ग्लव्स और एक पेयर ऑफ बैटल बूट्स मिले हुए होते हैं, जो कि 5 ट्रेजर्स होते हैं, जिनके लेवल्स की बात करें तो वो गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुके होते हैं। लू फेंग इन सब के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहा होता है और बताया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली लू फेंग के पास इतने पावरफुल ट्रेजर्स तो आ चुके थे, लेकिन ये सभी ट्रेजर्स एम्परर युआन के ही काबिल थे, उसको ही फिट एंड फाइन होते हैं, क्योंकि ये सभी एक ऑरिजिन वर्ल्ड डॉग को ही सेंटर करते थे, उसी के लिए थे जो कि ऑरिजिन वर्ल्ड डॉग को सीखे होता है और लू फेंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो 5 ट्रेजर्स थे वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो कि क्लियरली किसी को भी मारने में सक्षम थे, लेकिन लू फेंग क्या ही कर सकता है, लू फेंग के लिए वो घंटा कुछ काम नहीं होता। अब लू फेंग वहाँ पे ब्लैक बीड को उठाता है और कहता है कि ये ब्लैक बीड मेरे लिए थोड़ा सा यूजफुल लग रहा है। वो उसको देखने लगता है, उसके चेस्ट को देखने लगता है। चेस्ट समझ लो कि उसके अंदर जो होल होता है जो वाइट, मतलब समझ लो ब्लैक बीड किसी ब्लैक होल की तरह दिख रहा होता है। लू फेंग उसको देखने लगता है, जहाँ पे उस बीड के अंदर उससे लू फेंग को लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शन की ऑरिजिन डॉ दिखाई दे रही होती है। साथ में एक और डॉ होती है, मतलब टोटल में 3 डॉज उसके अंदर डिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो वो भी लू फेंग के लिए थोड़ा सा यूजफुल होता है बाकी सारे ट्रेजर्स के मुकाबले। इसके साथ वो बाकी सारे ट्रेजर्स को देखता है जिसमें से पेयर ऑफ ग्लव्स भी होते हैं।
जिसमें कि डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन के कुछ सीक्रेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन लू फेंग उन सभी स्टेजेस का यूज ही नहीं कर सकता था। लू फेंग कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है और लू फेंग ये सोचता है और कहता है कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी में मैं आराम से किसी भी ट्रेजर को एक्सचेंज कर सकता हूँ, फ्रीली चूज कर सकता हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सूट करेंगे। लेकिन ये एम्पर युआन के जो ऑब्टेन हुए लूट हैं वो तो मुझे घंटा सूट नहीं कर रहे हैं, ये सभी तो एम्पर युआन को ही सूटेबल हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा बकवास है, यहाँ तक कि ये बीड भी जो कि वर्ल्ड ओरिजिन डॉ की तरफ घूमती है वो भी उतनी ज़्यादा मेरे लिए फायदे नहीं हम जो बीड होती है वो कॉम्प्रिहेंशन और कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन बैटल में घंटा कुछ नहीं काम करने वाला है। लू फेंग को अभी कॉम्प्रिहेंशन और कल्टीवेशन से ज़्यादा बैटल पावर्स की ज़रूरत है। वो जितना ज़्यादा ट्रेजर्स को यूज़ कर सके बैटल में वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। लू फेंग कहता है कि ये पांचों ट्रेजर्स मेरे हाथों में तो आ गए हैं, लेकिन ये सच में सिर्फ कचरा है, मुझे कैसे भी रास्ता निकाल के इसको बेचना होगा। क्या पता बेचने के समय ही लू फेंग की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो सके, क्योंकि लू फेंग ने उसको मारा। लेकिन लू फेंग ऐसे थोड़े ना, लू फेंग ब्लैक मास्क बनकर बेचेगा। अब यहाँ पे तभी लू फेंग ये सभी देख रहा होता है कि तभी मोरोसा मास्टर को मतलब लू फेंग को मैसेज करते हुए कहता है मास्टर मास्टर। अब ये देखकर लू फेंग उसको समन करते हुए उससे पूछता है कि मोरोसा आखिर गलत क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर जो टिएगो डेमन लॉर्ड का टेरिटरी था वो अभी केओस में पड़ चुका है, साइलो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, क्या हमें भी बीच में जाके उसके टेरिटरी को सीज कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है और जिन कॉन्टिनेंट का उसके सामने एक बहुत बड़ा मैप अपीयर हो जाता है। लू फेंग वहां पे उन सारे मैप को ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है कि टिएगो डेमन लॉर्ड के पास मतलब टिएगो डेमन लॉर्ड के पास 3 सेकंड रेट कंट्रीज और साथ में 13 थर्ड रेट कंट्रीज मौजूद है, जो कि सच में काफी बड़ी एरिया होती है। तो मोरोसा भी कहता है कि हाँ मास्टर आपने सही कहा, प्रीवियसली जब एम्पर युआन जिंदा था तो उसकी सपोर्ट से वो इतने बड़े टेरिटरी को कमांड कर सकता है, वरना अगर एम्पर युआन नहीं होता तो उसके पास भी इतनी पावर्स नहीं थे कि वो इतने सारे केओस स्टेट्स को मैनेज कर पाएगा। उन सबसे वो फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि इतने बड़े केओस स्टेट्स को देखकर कोई भी आकर एम्पर से फाइट करके उसको हटा के अपनी राजगद्दी वहां पे रख लेता है। अब यहाँ पे सच में यहाँ बताया जाता है कि एम्पर युआन के मरने के बाद इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस अट्रैक्ट हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेरिटरी थी और यहाँ पे रेगुलर प्रोडक्शंस भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरा जगह वीरान था, बहुत ही खुशहाल, बहुत ही भरपूर, बहुत ही संपूर्ण जगह थी। अब बताया जाता है कि उसके अंदर हेवनली अर्थली ट्रेजर्स मौजूद थे, रेसिडेंस फीस भी थी जो कि काउंटलेस कल्टीवेटर्स से टैक्स के रूप में काटी जाती थी। यहाँ तक कि कई सारे डेमंस भी थे जो कि डिवॉवर करते थे और वो भी टैक्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में दिया करते थे, जिसकी वजह से एंशिएंट एग्जिस्टेंस भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे कि यहाँ पे बाबू भैया पैसा बहुत है। और जबकि वो सब फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी वीकर कल्टीवेटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ रहा होता है। अब मोरोसा लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि अगर मास्टर उस टेरिटरी को रूल करेंगे तो हो सकता है कि वो एरिया स्टेबलाइज हो जाए, वो हमारे कंट्रोल में होगी तो वो अच्छे से फलने फूलने लगेगी। अब लू फेंग उसी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के मैप की तरफ देखने लगता है और लू फेंग भी उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इन सारे पापियों को मारने के बाद ही ये सारी चीजें होंगी, सभी शांत होगा। और अभी के फिलहाल मैंने उन सब पापियों को मार दिया है तो ये सारे टेरिटरी अभी छूट चुके हैं। यहाँ पे डेमन टिएगो लॉर्ड और ब्लैक ईगल एंचेस्टर और साथ में गॉड किंग टियानजू के बचे हुए एरियाज बचे हुए थे, ये सभी पापी होते जिसको कि लू फेंग ने मारा होता है। और लू फेंग उसी मैप की तरफ अपने उंगलियों को स्वाइप करते हुए कहता है कि टिएगो डेमन लॉर्ड का जो जगह मौजूद है वो 2 एंशिएंट किंगडम्स के बीच में मौजूद है। ब्लैक ईगल एंचेस्टर का जो केओस स्टेट है वो थंडर एंशिएंट किंगडम्स के बीच में है, उसके बगल में है। लू फेंग वहाँ पे लाइन ड्रॉ करने लगता है, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने लगता है और उसको घेरने लगता है कि उसको क्या क्या करना चाहिए। और लू फेंग कहता है कि यहाँ पे और भी टेरिटरीज हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट में रही है और यहाँ पे कई सारे डेमंस रहा करते हैं। और आपको पता है अभी लू फेंग क्या कहता है, आपको लग रहा है कि लू फेंग किसी एक को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे सिंपली कहता है कि चलो उन सबको ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब लू फेंग टिएगो डेमन लॉर्ड का नहीं बल्कि ब्लैक एंसेस्टर का भी
मतलब जिसको लू फेंग मारा होता है उन सबके केओस स्टेट्स को लू फेंग हथियाने को सोचता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोरोसा को, जो ये सुनकर कहता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हो, ब्लैक ईगल एंसेस्टर वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी अपने टेरिटरी को कंट्रोल किया करता है और उसके अंदर टोटल में 287 केओस स्टेट्स मौजूद हैं। क्या हम सच में उससे फाइट करना चाहते हैं? अब यहाँ पे इस बंदे के पीछे भी थंडर माउंटेन मोनार्च का हाथ है, क्योंकि ये बंदा भी अकेले इतने जगह को राज नहीं कर सकता। थंडर एंसेंट मोनार्च की वजह से ही वो इतने लार्ज नंबर ऑफ केओस स्टेट्स पे राज किया कर सकता था। और यहाँ पे मोरोसा क्या था कि मास्टर आपने तो अभी यानफेंग एंसेंट किंगडम्स को ऑफेंड किया है, क्या आप यहाँ पे थंडर माउंटेन को भी ऑफेंड करना चाहते हैं ताकि हम इतने बड़े टेरिटरी को ले सके? तो लू फेंग मोरोसा की तरफ देख कर कहता है कि पगले तू सोच क्या रहा है? वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे वो लोग मैं कुछ उखाड़ पाएंगे? और वो उससे कहता है कि क्या ब्लैक ईगल एंसेस्टर से मुझसे कोई परेशानी है, वो कोई मुझसे ऑब्जेक्शन उठा सकता है क्या? यहाँ पे उसको लॉर्ड जो कि उसके पीछे है उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे कोई ऑब्जेक्शन उठा सके? और मोरोसा की तरफ देखने लगता है। तो यहाँ पे मोरोसा भी थोड़ा सा कहता कि मास्टर ऐसा लगता है कि मैं ही बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मतलब कि देख रहे हो जब उसके पास पावर्स आ चुकी है तभी भी यहाँ पे मोरोसा इतना डर डर कर जी रहा है, जबकि लू फेंग अपने सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स के इतने पावर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा था। अब मोरोसा भी सुनने लगता और कहता कि मैं अब से आप मास्टर की ही सुनूंगा। तो लू फेंग वहां पे अपने मैप की तरफ देखता और लाइन खींचता और कहता कि देखो ये जितने भी केओस स्टेट्स हैं अब हमारे होने वाले हैं। और आप लोग को क्या लगता है टोटल में कितने केओस स्टेट्स होते हैं? टोटल में 729 केओस स्टेट्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा होती है। और अगर इन सब को लू फेंग ने हथिया लिया तो असल में ये लू फेंग अगर हथिया लेगा तो उसका जो किंगडम बनेगा वो टियानमू नेशन, वांजी नेशन, टोंगजी डोमेन इन सबसे बड़ी हो जाएगी, मतलब इन सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लू फेंग अपने भी केओस स्टेट्स को मिलाए जो कि 135 होती है, तो टोटल ये सब इतने केओस स्टेट्स हो जाएंगे कि वो 2 एंसेंट नेशंस तक को टक्कर देने लगेंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार की तरह 2-3 बंदे कमजोर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100-200 की नहीं बल्कि सीधे 700 केओस स्टेट्स की बात हो रही है, जिसके लिए तो एम्प्रेस भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग फिर से यहाँ पे अपने पावर्स का दबदबा बनाकर उन सबको वापस पीछे हटने को मजबूर कर पाएगा या फिर नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।